स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। देखो, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर ये 4 सेक्शन आते हैं और इन 4 में से हमने सेक्शन 125 को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि वाइफ की डेफिनेशन क्या है और वाइफ कब एंटाइटल्ड है और कब एंटाइटल्ड नहीं होगी मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने देखे थे, जैसे कि हमने देखा था कि मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जब सिविल लॉज में पहले से प्रोविजन मौजूद है तो यहां किस लिए डाला गया है इसे। इसके अलावा हमने देखा था कि सेक्शन 125 की जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जा रही है उसे हम 2D के तहत कंप्लेंट नहीं मानते, इसीलिए जिसके अगेंस्ट ये लगाई जाती है वो व्यक्ति एक्यूज्ड नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा देखा था हमने कि क्रिमिनल कोर्ट में मेंटेनेंस के रिगार्डिंग अगर कोई जजमेंट आता है, अगर कोई केस आता है तो उस केस के अंदर जो भी फाइंडिंग होगी मजिस्ट्रेट की वो फाइंडिंग फाइनल नहीं मानी जाएगी। अगर केस की पार्टीज संतुष्ट नहीं है वो किसी सिविल कोर्ट में जाकर दोबारा से मैटर की सुनवाई करवा सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपनी पिछली वीडियो में देखी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे चिल्ड्रन और पेरेंट्स, इन लोगों के बारे में कि ये कब कब मेंटेनेंस मांग सकते हैं और किससे मांगेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन की, यानी कि जायज बच्चा हो या नाजायज बच्चा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बच्चे की उम्र 18 साल से कम की होनी चाहिए। तो वो बच्चा सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस मांग सकता है। ठीक है, वो बच्चा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता, मेंटेनेंस मांग सकता है। माइनर होना चाहिए, 18 साल से कम का होगा। ये अच्छा कहाँ लिखा हुआ है? ये सेक्शन 125 के एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, पहला ही एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बच्चा चाहे मैरिड हो या ना हो, अगर वो 18 साल से कम का है तो फिर उसे मेंटेनेंस मांगने का पूरा हक है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 125 का जो क्लॉज 1 है उसका प्रोवाइजो हमको कहता है कि बच्चा अगर गर्ल है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मतलब गर्ल है वो तो ठीक है, बट गर्ल है वो माइनर है और उसकी शादी हो गई है। ठीक है, उसकी शादी हो गई है, तो अब ऐसी सिचुएशन में जिस बच्चे के साथ या जिसके भी साथ इस बच्ची की शादी हुई है वो अभी इतना केपेबल नहीं है कि वो इस बच्ची को मेंटेन कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये गर्ल, ये बच्ची जब तक 18 साल की नहीं हो जाती इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी इसके पेरेंट्स के ऊपर ही होगी। यानी कि अगर किसी माइनर बच्ची की शादी होती है और उसका हस्बैंड केपेबल नहीं है कि उस बच्ची को मेंटेन कर पाए, तो जब तक ये बच्ची 18 साल की नहीं हो जाती तब तक इस बच्ची को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इसके पेरेंट्स की होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो ये 18 साल की लिमिट लगाई गई है वो देखो क्यों लगाई गई है। इसलिए लगाई गई है क्योंकि 18 साल के होते ही ये बच्ची मेजर हो जाएगी, और बच्ची मेजर हो गई तो वो सेक्शन 125 के तहत खुद कोर्ट जाकर मेंटेनेंस मांग सकती है अपने हस्बैंड से। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम इस वाले पॉइंट की, तो ये पॉइंट हम एक एक्सेप्शन के तौर पे ले सकते हैं क्योंकि बात कर रहे हैं हम माइनर चाइल्ड की, लेकिन यहां पर इस पॉइंट में बात हो रही है किसकी? उस बच्चे की जो 18 साल से ऊपर का हो गया है, यानी कि उसने मेजॉरिटी अटेन कर ली है। बट प्रॉब्लम इज कि वो बच्चा फिजिकली या मेंटली अबनॉर्मल है या फिर उसको कोई इंजरी हुई जिससे कि वो अब अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। यानी कि फिजिकली या मेंटली कोई बच्चा अबनॉर्मल है और उसने 18 साल की एज कंप्लीट कर ली है, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो ठीक था लेकिन किसी इंजरी के कारण अब वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में वो बच्चा मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो ये पूरी सेक्शन 125 एक सिचुएशन बताता है कि इन सिचुएशन में जो बच्चे फिट बैठते हैं वो बच्चे सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ठीक है, तो वाइफ के बारे में हमने देख लिया अपनी पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हमने बात कर ली बच्चों के बारे में। अब बात करते हैं हम पेरेंट्स के बारे में। अच्छा, एक चीज और रह गई,
देखो ये जो चिल्ड्रन है ये मेंटेनेंस अपने पेरेंट्स से मांग सकते हैं, और जनरली हम देखते हैं कि पेरेंट्स के अंदर जो एक प्रायोरिटी दी जाती है वो फादर को दी जाती है, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि मेंटेनेंस केवल फादर से आप मांगेंगे, अपनी मदर से भी आप मेंटेनेंस मांग सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोर्ट में दोनों के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगा दें कि भाई मुझे दोनों से मेंटेनेंस चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरेंट्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है हिज फादर और मदर, तो इस बात से क्या ये साबित कर दें हम कि केवल मेल चाइल्ड की ही जिम्मेदारी होती है अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने की? तो यहां पर सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईपीसी बीच में आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि ना 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 ना, यहाँ पे जो हिज है उसका मतलब हर भी है, यानी कि दिस हिज इंक्लूड्स हर ऑल्सो, यानी कि पेरेंट्स को मेंटेन करने की जिम्मेदारी केवल मेल चाइल्ड की नहीं है, फीमेल चाइल्ड की भी है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक केस भी था, विजय मनोहर अरबत वर्सेस काशीराव राजाराम सवाई का, 1987 का ये केस था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ऐसा है, इंडियन सोसाइटी की हम बात करें तो इंडियन सोसाइटी के अंदर बच्चों के ऊपर एक सोशल ऑब्लिगेशन भी है, एक ड्यूटी भी है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करें, और ये सोशल ऑब्लिगेशन केवल मेल चाइल्ड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, ये ऑब्लिगेशन फीमेल चाइल्ड यानी डॉटर के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन डॉटर के अंदर एक कंडीशन है, डॉटर ने अगर मेजॉरिटी अटेन कर रखी है प्लस वो कमा रही है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, तभी पेरेंट उससे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द केस विथ अ मेल चाइल्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर उस बच्ची की शादी हो जाती है, तो अगर शादी हो जाती है उसके बाद भी वो इंडिपेंडेंट है, अपने हस्बैंड के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, वो कमा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पेरेंट्स अपनी बच्ची से मेंटेनेंस मांग सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट कि वो बच्ची अब शादीशुदा है और उसका अपना एक अलग घर है। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन है। अब यहाँ पे सवाल उठता है अडॉप्टिव फादर एंड मदर का, यानी कि ये तो नॉर्मल फादर मदर हो गए, बायोलॉजिकल जो फादर मदर होते हैं वो, जिन फादर मदर ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, वहां पर बच्चों की क्या जिम्मेदारी होती है? तो इसके रिगार्डिंग जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 20 ये कहता है कि यहां पर सेक्शन 125 के तहत हिज फादर और मदर जो लिखा हुआ है, इसके अंदर अडॉप्टिव फादर और मदर भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो जैसा नॉर्मल बायोलॉजिकल पेरेंट्स मेंटेनेंस मांग सकते हैं, वैसे ही अडॉप्टिव फादर और मदर भी मेंटेनेंस मांगने के लिए हकदार हैं अपने अडॉप्टिव बच्चों से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मेल की कंडीशन आपको पता ही, फीमेल की भी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम स्टेटस ऑफ स्टेप मदर की। ठीक है, यानी कि एक एक्स पर्सन है और एक वाई, ये दोनों ने शादी किया, इन दोनों से एक बच्चा हुआ जेड। ठीक, उसके बाद एक्स इसमें क्या है, हस्बैंड है, और वाई क्या है, इसमें वाइफ है। वाई की डेथ हो जाती है या फिर वाई के साथ डाइवोर्स हो जाता है, और ये जो जेड बच्चा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो एक्स के पास आ जाती है। ठीक है, अब वाई के डेथ के बाद या वाई के डाइवोर्स लेने के बाद एक्स दूसरी शादी करता है किसी ए लड़की से। ठीक है, तो अब ए कौन है, इस जेड बच्चे की स्टेप मदर है। ठीक बात है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि क्या ये जो ए है स्टेप मदर, ये क्या जेड से मेंटेनेंस मांग सकती है? तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के अंदर कृतिकांत वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में जवाब देते हुए कहा कि देखो ऐसा है कि अगर इस ए का कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है और इस एक्स की भी डेथ हो चुकी है, तो फिर इस सिचुएशन में ए इस जेड से यानी कि अपने स्टेप सन से मेंटेनेंस मांग सकती है। ठीक है, यानी कि अगर इस स्टेप मदर का कोई बायोलॉजिकल सन जिंदा है या फिर मौजूद है उस समय और मेजॉरिटी अटेन कर ली है उस बच्चे ने, तो फिर ए उस बच्चे से मांगेगी मेंटेनेंस, ना कि इस जेड से मेंटेनेंस मांगेगी। और अगर ये बच्चा नहीं भी है बट इसका हस्बैंड जो एक्स है वो अगर जिंदा है, तो फिर उससे मांगेगी मेंटेनेंस।
लेकिन अगर एक्स भी मर चुका है और इस ए का कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो उस सिचुएशन में फिर ए अपने इस जेड बच्चे से भी मेंटेनेंस मांग सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पेरेंट्स कौन से सिचुएशन में और कौन से पेरेंट्स मेंटेनेंस मांग सकते हैं। ठीक है, तो हमने वाइफ की बात कर ली, पेरेंट्स की बात कर ली और चिल्ड्रन की बात कर ली कि ये लोग कब कब एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस मांगने के लिए और कब कब मेंटेनेंस मांगने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। ये तो देख लिया कि कौन मेंटेनेंस मांग सकता है। अब हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस किससे मांगा जाएगा। तो सेक्शन 125 क्लियर तो नहीं बताता, बट ये कहता है कि वो व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मींस होगा अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने बच्चों को मेंटेन करने के लिए या फिर अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति से मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद सवाल उठता है कि सफिशिएंट मींस का मतलब क्या है। तो सफिशिएंट मींस का मतलब ये नहीं है कि जो ये पर्सन है इसके पास कोई लैंड है या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट है या फिर उसको किराया आ रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल ये कंडीशन होगी तभी हम मानेंगे कि इस व्यक्ति के पास सफिशिएंट मींस है। अगर ये बॉडीली एबल्ड है, यानी कि शरीर से हिस्ट पुष्ट है, इतना काबिल है कि वो कमाकर अपने बीवी बच्चों को, अपने पेरेंट्स को मेंटेन कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम मानेंगे कि ये व्यक्ति के पास सफिशिएंट मींस है अपने बीवी बच्चों और पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए, और फिर ऐसी सिचुएशन में वो लोग इस व्यक्ति से मेंटेनेंस मांगने के लिए पूरी तरीके से हकदार माने जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हम केवल सोर्स ऑफ इनकम नहीं देख रहे, यानी कि हम केवल ये नहीं देख रहे कि इस व्यक्ति के पास जिससे मेंटेनेंस मांगा जा सकता है, क्या उसके पास कोई लैंड है, क्या उसके पास कोई ऐसी इनकम है जो रेगुलर है, या फिर वो कहीं एम्प्लॉय है। मतलब ये सब तो देख ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि क्या उसके पास कैपेसिटी है कि वो कमा सकता है कि नहीं, है ना। अगर वो कमा सकता है तो फिर भाई हम मानेंगे कि वो मेंटेन कर सकता है अपने बीवी बच्चों और पेरेंट्स को। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में प्रोफेशनल बेगर्स, मॉन्क और इंसॉल्वेंट, इन सबको भी ऑर्डर दिया कि भाई जब तुम अपने लिए खा पी सकते हो, कुछ भी जो तुम खा पियो वो अपने बीवी बच्चों को भी दो, अपने पेरेंट्स को भी दो। ठीक है ना। अब तुम ये कहे कि नहीं बच सकते भाई, मैं तो भिखारी हूं, बेगर हूं, मैं कैसे अपने बीवी बच्चों और पेरेंट्स को मेंटेन करूं। तो कोर्ट ने कहा भले तुम बेगर हो, लेकिन तुम्हारे पास कैपेसिटी तो है कि तुम अर्निंग कर सकते हो। जब तुम्हारे पास कैपेसिटी टू अर्निंग है तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हारी लायबिलिटी बनती है कि तुम अपने बीवी बच्चों और पेरेंट्स को मेंटेन करो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस व्यक्ति से मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। जाहिर सी बात है हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगा जाएगा, पेरेंट्स से मेंटेनेंस मांगा जाएगा और बच्चों से मेंटेनेंस मांगा जाएगा। इन लोगों के पास सफिशिएंट मींस है तभी मेंटेनेंस मांगा जाएगा। सफिशिएंट मींस का मतलब क्या होता है वो मैंने बता ही दिया कि केवल हम सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखते, सफिशिएंट मींस में सामने वाला अर्न कर सकता है कि नहीं, हम ये भी देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं मजिस्ट्रेट साहब की। यानी कि हमने ये तो देख लिया कि कौन मेंटेनेंस मांग रहा है, किससे मांगा जा रहा है। अब किस कोर्ट में जाकर मेंटेनेंस मांगा जाएगा इसको देख लेते हैं। तो देखो इस केस को सुनने के लिए, यानी कि इस तरीके के जितने भी केसेस हैं उनको सुनने के लिए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एम्पावर्ड किया गया है कि वो इस तरीके के केसेस को सुने। अब सुनकर वो कुछ ऑर्डर पास कर सकते हैं, जैसे वो मंथली अलाउंस का ऑर्डर पास कर सकते हैं। उन्होंने केस को पूरा सुना, उन्हें लगा कि हाँ मंथली अलाउंस का राइट बनता है जो उनसे मेंटेनेंस मांगने के लिए आया है। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में साल 2001 से पहले होता ये था कि 500 रुपए फिक्स्ड था, तो कोर्ट को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता था, बस इतना देखना होता था कि मेंटेनेंस के लिए सामने वाला व्यक्ति लायबल है कि नहीं है। अगर उन्हें लगता था कि जो मेंटेनेंस मांगने आया है वो वाकई में लायबल है तो उसके फेवर में जजमेंट पास करते हुए कह देते थे 500 रुपए पर मंथ। लेकिन साल 2001 में अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया कि अब ये कोर्ट के ऊपर है, यानी कि कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि जब वो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करेगा तो मंथली अलाउंस कितना रखना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके अंदर कहा गया कि जब भी कोर्ट
मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करेगा तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना मंथली अलाउंस रखना है। ठीक है, वो 500 रुपये भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। ठीक है, इसके अलावा जब केस चल रहा है, जो मेंटेनेंस मांगने आया है उसके पास तो पैसा नहीं है ना, होता तो वो मेंटेनेंस क्यों मांगता। ठीक है, तो उस दौरान, जिस दौरान केस चल रहा है, उस दौरान भी उस व्यक्ति को मेंटेनेंस चाहिए तो कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर भी पास कर सकता है। अब क्योंकि कोर्ट में इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई जा रही है, यानी कि पैसों की सख्त जरूरत है। अब क्योंकि यहाँ पैसों की तुरंत जरूरत है, इसलिए ये इंटरिम मेंटेनेंस, अभी जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाएगी, इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोर्ट को 60 दिन का टाइम दिया जाएगा। मतलब सीआरपीसी में ऐसा लिखा है कि 60 दिन के अंदर कोर्ट के पास अगर इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन आती है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इंटरिम मेंटेनेंस वो डेट ऑफ ऑर्डर, यानी जिस दिन उसने इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है वहां से भी लागू करवाया जा सकता है, या फिर जिस दिन कोर्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की गई थी वहां से भी कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस देने के लिए अपोजिट पार्टी को कह सकता है। ठीक है, यानी कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस तरीके के केसेस को सुनेगा, सुनने के बाद वो मंथली अलाउंस पास कर सकता है। पहले 500 रुपये फिक्स था, 2001 के अमेंडमेंट के बाद कोर्ट के डिस्क्रिशन पर इस चीज को छोड़ दिया गया। उसके बाद बात करें हम, अगर केस के दौरान कोर्ट को मेंटेनेंस पास करने की जरूरत पड़ती है, इंटरिम मेंटेनेंस, तो फिर उस एप्लीकेशन को कोर्ट को 60 दिन के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेंटेनेंस कौन मांग सकता है, किससे मांगा जा सकता है और किस कोर्ट के सामने मेंटेनेंस मांगा जाएगा। ये सेक्शन 125 हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर दें, जिसके अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 127 की, 128 की और 126 की। 126 बात करता है प्रोसीजर की, 127 बात करता है कि कोर्ट ने ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है इसके अंदर अगर कोई ऑल्टरेशन करनी हो या कैंसिल करना हो तो क्या करना पड़ेगा। इसके अलावा सेक्शन 128 वही कोर्ट ने जो ये ऑर्डर पास किया है, इस ऑर्डर को एनफोर्स कैसे कराया जाएगा उसको हम देखेंगे। ठीक है।